नमस्कार, राधे राधे। एक बार सभी मित्रों का फिर से स्वागत करता हूं बिरजू स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, साइकोलॉजी के फिर से एक नई टेस्ट सीरीज के साथ मॉडल पेपर हैं जो हम कर रहे हैं। उनमें एक नया मॉडल पेपर है साथियों, वो करने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर है वो L1 L2 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा साथियों। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों, चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होगा साथियों, वो से देखते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है वो दोस्तों क्या है, वो है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है। दोस्तों, कौन सी अवस्था है उसे संक्रमण अवधि कहते हैं। बाल्यावस्था है साथियों, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। कमेंट करके बताते रहना साथियों आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और हर एक प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो आप कमेंट में दे सकते हैं साथियों। और एंड में वीडियो के एंड में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों किशोर अवस्था है। वो कौन सी अवस्था कहलाती है दोस्तों, संक्रमण अवधि कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी, वॉटसन, हॉल, स्किनर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जॉन डीवी है, वो एक मनोवैज्ञानिक नहीं है। दोस्तों, जॉन डीवी, दोस्तों तो बताइए जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है तो क्या है दोस्तों, जॉन डीवी एक क्या है, दार्शनिक है। दोस्तों, क्या है दोस्तों, जॉन डीवी एक दार्शनिक है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का ए आंसर है दोस्तों। जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, जॉन डीवी एक दार्शनिक है जिन्होंने प्रयोजनवाद सिद्धांत दिया था या प्रयोजनवाद विधि का प्रयोग किया था साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न क्या है साथियों, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है साथियों। धारा 25 में क्या कहा गया है साथियों, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है, विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है, छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है, या परिभाषाएं साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो छात्र शिक्षक अनुपात है। दोस्तों, छात्र शिक्षक अनुपात किस धारा में साथियों, धारा 25 में है साथियों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथियों। एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूं साथियों, जिन साथियों पर आता है वो कमेंट करना कि प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है साथियों। अच्छा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है साथियों, कमेंट करना साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आज का हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है। बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है साथियों, खोज विधि है, समस्या समाधान विधि है, भ्रमण विधि है, कहानी विधि है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों समस्या समाधान विधि है, वो बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है साथियों। प्रत्यक्ष समायोजन का कौन सा तरीका है इसमें, दोस्तों प्रक्षेपण विधि, दमन, प्रतिगमन, या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है, जो कैसा है दोस्तों प्रत्यक्ष समायोजन का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। जबकि दोस्तों प्रक्षेपण, दमन और प्रतिगमन ये तीनों क्या है साथियों, ये तीनों दोस्तों अप्रत्यक्ष समायोजन के उदाहरण है दोस्तों। किसके, अप्रत्यक्ष समायोजन के उदाहरण है साथियों। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न दोस्तों, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। दोस्तों, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों, 100 होती है, 70 होती है, 120 होती है, 140 होती है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों, वो होती है 100। 100 है वो सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों 140 प्लस होती है वो दोस्तों प्रतिभाशाली
बालक की बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 प्लस होती है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, गिलफोर्ड का बुद्धि लब्धि सिद्धांत है दोस्तों। गिलफोर्ड का बुद्धि लब्धि सिद्धांत कौन सा है इनमें से? दोस्तों ऑप्शन है हमारे, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। गिलफोर्ड का कौन सा सिद्धांत है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? वो होगा दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत है, वो किसका है साथियों? गिलफोर्ड का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन सा सिद्धांत है? त्रिआयामी सिद्धांत है, वो किसका है? गिलफोर्ड का। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों हमारा? 8वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है दोस्तों? इनमें से धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है साथियों। प्रशंसा, दंड, गुण विवेचना दोस्तों, पुरस्कार दोस्तों। दोस्तों धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं पूछा है दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दंड है, वो धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 9वां प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदतों के आधार पर विकसित होता है दोस्तों? व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज है दोस्तों नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? इदम, अहम, परायम, उपयुक्त सभी हैं साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों परायम। परायम है वो नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है दोस्तों। किस पर? समाज के नैतिक मूल्यों पर आदर्श या नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। जबकि दोस्तों इदम में क्या करते हैं? इदम में दोस्तों अपनी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है दोस्तों। इदम क्या है? स्वार्थ पूर्ति के लिए भावना है साथियों। और अहम क्या है दोस्तों? इदम और परायम दोनों की मध्य सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? अहम के द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है दोस्तों? जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है साथियों? भूख है, नींद है, आदत है, प्यास है। इनमें से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आदत है, वो क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों? मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता कौन सी है दोस्तों? मैस्लो ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता कौन सी बताई साथियों? आत्म सम्मान की अवस्था, दैहिक आवश्यकता, आत्म सिद्धि की अवस्था, संबंध की आवश्यकता। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में जो 5 अवस्थाएं बताई उनमें सबसे उच्चतम अवस्था कौन सी मानी साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आत्म सिद्धि की अवस्था मानी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। मैस्लो ने दोस्तों 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 5 दोस्तों। वो बताई दोस्तों, पहली बताई दोस्तों अपनी स्वयं की दैहिक आवश्यकता दोस्तों। फिर आती है दोस्तों सुरक्षा, दैहिक आवश्यकता पूर्ति हो जाए तो दोस्तों सुरक्षा की आवश्यकता होती है, दूसरी सुरक्षा। तीसरी क्या होती है दोस्तों? संबंध। तीसरी कौन सी होती है? संबंध। चौथी कौन सी बताइए साथी? चौथी बताइए उन्होंने आत्म सम्मान की अवस्था या आत्म सम्मान की अवस्था। 5वीं बताइए दोस्तों आत्म सिद्धि की अवस्था। सबसे उच्च अवस्था कौन सी बताई? आत्म सिद्धि की अवस्था बताई। किसने? मैस्लो ने। और निम्न अवस्था कौन सी बताई दोस्तों? दैहिक आवश्यकता निम्न अवस्था बताई साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों? आत्म सिद्धि की अवस्था है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों? वो क्या कह रहा है साथियों? निम्न में से कौन सा युग्म सही है साथियों? दोस्तों ये कौन सा युग्म इनमें सही है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन क्या है साथियों? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है साथियों? स्किनर का है। ये सही है साथियों। अंत्यदृष्टि अधिगम सिद्धांत लेविन का है। एकल प्रयास का सिद्धांत कोहलर का है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसका है? गुथरी का। कौन सा सही है साथियों इसमें? इसमें सही होगा दोस्तों सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है दोस्तों? स्किनर का है।
ए इसमें सही है दोस्तों, ये तो स्किनर का सही है साथियों, ए इसमें सही है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। अब दोस्तों हम इनको भी समझ लेते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया था साथियों? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसका था साथियों? वो कोलर का है, जिसे हम सूज का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये किसका है? लेविन की जगह क्या आ गया तो कोलर। दोस्तों एकल प्रयास का सिद्धांत किसका है? एकल प्रयास का सिद्धांत है दोस्तों गुथरी का। किसका है दोस्तों? गुथरी आ जाएगा एकल प्रयास के सिद्धांत में। जबकि दोस्तों अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसका है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसका है दोस्तों? कार्ल्स रोजर्स का। किसका? कार्ल्स रोजर्स का साथियों। दोस्तों समझ में आ गए होंगे आपके में ये सारे के सारे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या साथियों हमारा? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जैसे साथियों, उसमें कितनी अवस्थाएं बताई उन्होंने? 3 अवस्था, 7 अवस्था, 4 अवस्था, 6 अवस्था। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? वो दोस्तों 4 अवस्था बताएं। कितनी अवस्था बताएं? 4 अवस्था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथियों। आपको पूछ ले साथियों कौन कौन सी अवस्थाएं वो दोस्तों। पहली अवस्था कौन सी बताई दोस्तों? संवेदी सक्रिय अवस्था बताई दोस्तों। संवेदी सक्रिय विकास की अवस्था कौन सी बताई? पहली अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी? पूर्व सक्रिय अवस्था बताई दोस्तों। पूर्व सक्रियात्मक विकास की अवस्था कौन सी बताई? दूसरी अवस्था। तीसरी बताई दोस्तों मूर्त सक्रियात्मक विकास की अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक विकास की अवस्था है वो तीसरी अवस्था बताई। चौथी कौन सी बताई दोस्तों? अनौपचारिक दोस्तों, या इसे अमूर्त सक्रियात्मक विकास की अवस्था कह सकते हैं। दोस्तों समझ में आ गई होंगी। पहली बताई संवेदी सक्रियात्मक विकास की अवस्था, दूसरी बताई पूर्व सक्रियात्मक विकास की अवस्था, तीसरी बताई उन्होंने मूर्त सक्रियात्मक विकास की अवस्था, चौथी बताई दोस्तों औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक विकास की अवस्था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न। क्या कह रहा है साथियों? प्रत्ययन एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? प्रत्ययन एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है साथियों? पावलोव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, कोलर है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उससे पहले साथियों मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि प्राथमिक कक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है साथियों। उसका सही आंसर क्या होगा साथियों वो भी बता देता हूं। कितना होता है? 30:1 होता है साथियों। कितना? 30:1 होता है दोस्तों। छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है? 30:1 होता है दोस्तों। अब इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन से हैं साथियों? जॉन डीवी है, थॉर्नडाइक है, गाल्टन है, एबिंगहॉस साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था साथियों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना साथियों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलती हैं।